फ्रेंड्स, आज के दिन में हमारा जितना भी सारा डेली का खर्चा आता है वो सारा हमारा सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितने भी हम लोग जॉब करते हैं और सैलरी मिलता है महीने में 30,000, 40,000, 50,000, जिसका जैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट है उसी हिसाब से हमको सैलरी मिलता है और उसी से हमारा पूरा फैमिली और हमारा सारा खर्चा भी उसी से निकलता है। तो महीने होने के बाद जो लोग बैचलर हैं, अभी मैरिज नहीं हुआ है, उनके पास उनके फैमिली को पैसा देने के बाद कुछ तो बचता होगा जो अपने खर्चे में वो लोग निकालते हैं। कपड़े खरीद लिए, नया दोस्तों के साथ घूमने चले गए या फिर कुछ पार्टी वार्टी कर लिए। तो ऐसे में खर्चा करते देखेंगे कि महीना खत्म हुआ कि नहीं, पैसा खत्म। तो ऐसे में अभी प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन में तो इसका कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर आप सोचेंगे अगले 5-10 साल के बाद, तो अब अगर आपका एज अभी 30 से 40 है, उसी बीच में है, और 10-20 साल के बाद आप अगर रिटायरमेंट हो जाता है 60 में, जनरली 60 में तो सबका रिटायरमेंट हो ही जाता है, तो उस 10-20 साल के बाद देखेंगे कि आपके पास सेविंग जो पड़ा होगा तो वो 10-20 लाख या मैक्सिमम 20-30 लाख हो सकता है। तो क्या 20-30 लाख में रुपया में आप 60 ईयर्स के बाद अपना जो बाकी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम जितना भी आप जिंदा रहेंगे, जितना तक भगवान आपको रखेंगे, तो क्या उसी से गुजारा हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। सेकंड थिंग ये है कि फैमिली में बच्चे हैं, हाँ ऑफकोर्स वो लोग आपको केयर करेंगे, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंट रह सकेंगे उस टाइम? पॉइंट नंबर 3, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सके और अगर आप अपने फैमिली चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड हो गए, क्या आप सारा कुछ अपना चीज़ें जो भी आपको चाहिए और आप उसको अपने बच्चे से शेयर करके वो ले सकते हैं परफेक्ट टाइम पे? क्या आपको ये भी मतलब रिलाई करना पड़ेगा बच्चे के ऊपर कि मेरा मेडिसिन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा हरा खर्चा बच्चा ही अपने जेब से देता रहे? और आप उसका फैमिली भी है, क्या वो अपना फैमिली को अपना सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छे से चलाने के बाद मेरे खर्चा को हैंडल करना उसके लिए मतलब कंफर्टेबल हो सकता है? तो सवाल कई सारे हैं। तो अगर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे तो इसका सोल्यूशन है, जो हमारे पास अभी पैसा बच रहा है उस पैसे का कहीं सही तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, पिछले 5-10 साल जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तब 4,000 में मेरे पापा का सैलरी 5,000 रुपये था। 4,000 रुपया में हमारा घर का खर्चा, पढ़ाई, दोनों भाई का पढ़ाई का खर्चा, बहन का पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ इजीली आराम से हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब 2010 से लेके 2025-15 साल में देखेंगे, जहां आलू और प्याज का कीमत 20-25 रुपया था वो आज जाके 40-50 रुपया हो गया है। तो इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, सिर्फ आप आलू प्याज का बात ना करें, अब आप किसी भी सेक्टर में देख लें, जैसे कपड़े हो गए, खाना हो गया, पीना हो गया, हर एक चीज में पैसा इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है कि आप एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर आप 20-30 हज़ार कमा रहे हैं तो आपको खींच के हमेशा चलना पड़ रहा है कि मंथ एंड तक कैसे भी करके चलाना है। तो अगर ये हाल अभी है प्रेजेंटली, और अगर 10-20 साल के बाद जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कमाने का कोई सोर्स नहीं रहेगा, उस टाइम पे इन्फ्लेशन किस रेट पे होगा, तो उस टाइम पे आपका सेविंग्स क्या उतना इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा? तो ये आप जरूर सोचिए। तो इस चीज का जो रिजोल्यूशन और सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट। जितना आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं करिए और उस सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अब इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, ऐसे जगह पे करेंगे कि वो आने वाले 10-20 साल में जो इन्फ्लेशन का रेट रहेगा, वो रिटर्न जो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट से वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब मान लो अभी अब जो हम क्लोथ खरीदने जाएंगे या मेडिसिन खरीद रहे हैं, एक मेडिसिन का दाम 20 रुपीज है। 20 साल के बाद उस मेडिसिन का दाम ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज हो जाएगा। तो हम अगर वही मेडिसिन 10 ठो या 20 ठो हम ले रहे हैं अपने अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, और उस टाइम उसको अगर हमारा कंजप्शन डबल हो जाएगा, तो हमको उस पैसे को ऐसी जगह डालना चाहिए कि उस टाइम पे जो वो 20-25 मेडिसिन का कॉस्ट आएगा, 8,000, 5,000, 6,000 रुपये जो भी हो, वो उस इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न से हमको आराम से बेनिफिट दे सके। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, कौन सा वो सोर्सेस है जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा ऐसा रिटर्न मिलेगा कि हम 20 ईयर्स के बाद जो इन्फ्लेशन होगा उसके बीट कर सकते हैं। तो आपके मन में आ सकता है 3-4 चीजें जो जनरली सबके दिमाग में आ सकता है। एक है प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमेशा इसका पैसा बढ़ता रहता है ऑब्वियसली। सेकंड थिंग, एफडी करा लेते हैं बैंक में, जितना भी पैसा मेरी सेविंग से हो रहा है एफडी कर लेते हैं, कोई रिस्क नहीं, बैंक में रहेगा, 20 साल के बाद आराम से रिटर्न देगा। एलआईसी में डाल देते हैं,
या तीसरा चीज़ आप सोच सकते हैं म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा भी कर लेंगे 20 साल तक, 20 साल के बाद म्यूचुअल फंड से पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख जो भी होगा एक बार उठा लेंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, उसको एफडी कर देंगे। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन जनरली सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन अब ये 4 ऑप्शंस में कौन सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए, बात वही है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है जहां पे हम उस पैसा को डालेंगे, हमारा सेविंग्स को, हमारा हार्ड अर्न मनी को, जो आने वाले 10-20 साल के बाद हमको अच्छा रिटर्न दे और हम सुकून से जिंदगी जी सके रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो आपको पास कुछ बचा ही नहीं होगा काम करने के लिए, ना आपके पास एनर्जी होगा, ना आपको कोई काम करने के लिए कुछ देगा सर्विस करने के लिए। तो अगर कंपेयर करें इस 4 ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1 था मेरा लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाएं तो प्रेजेंटली प्रॉपर्टी का भाव जो वैल्यूएशन है, नो डाउट अगले 10-20 साल में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है अगर आप भी इन्वेस्ट करेंगे तो। मान लो अगर अभी मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया 2 लाख 4 लाख या 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट करके और उसका ईएमआई करके बैंक में अपना ईएमआई देता रहा, तो नो डाउट वो 15 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डबल से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कुछ ही मान लो 50 लाख करीब हो जाएगा, जो उस टाइम अगर हम उस लैंड को सेल करेंगे तो हमको मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें रिस्क है, ये बड़ा पॉइंट है। अगर रिस्क है तो क्या रिस्क वो हम रिस्क को कवर कर सकते हैं या रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है? तो रिस्क क्या है पहले वो सोचते हैं। रिस्क ये है, आप अगर किसी भी लैंड को खरीदने जाओगे तो आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे, रियल एस्टेट डेवलपर के पास जाओगे खरीदने के लिए। आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे अपना मार्केटिंग के लिए लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी अच्छा लगा, उस सारे रिसोर्सेस आप देखने के बाद इंस्टा, फेसबुक और अपना यूट्यूब कहीं भी बात देख लिए, रियल एस्टेट के पास गए, आपको प्रॉपर्टी अच्छा लगा तो आप गए खरीदने के लिए। आप गए, आप रजिस्टर ऑफिस गए, उसका जो आपको जनरली थॉट्स आता है कि हम कैसे फ्रॉड से बच सके, वो सारा प्रोसीजर आपने कर लिया और प्रॉपर्टी खरीदने गए। प्रॉपर्टी खरीद लिए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप उसको बाउंड्री वॉल कराने गए, आप उसको अपना प्रॉपर्टी को नेमिंग करने गए, रजिस्टर करने गए, तो उस टाइम आप देखते हैं कि अरे ये प्रॉपर्टी तो मैं कोई पहले सेल ही हो चुका है, इसका तो कोई और ओनर है, ये तो ब्रोकर जो है या फिर जो मार्केटिंग एजेंट है वो मुझे डुप्लीकेट करके दे दिया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। अब हम क्या करें? अब वो फंस गया लिटिगेशन के अंदर। अब ऐसा है नहीं है कि सारा प्रॉपर्टी में ऐसा ही हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉपर्टी लिटिगेशन में ही है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है कि वो फ्री एंड फेयर है। तो ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि सारा लिटिगेशन में रहेगा। तो मान लो अगर ऐसा हुआ तो आपको भैया कचहरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन दौड़ते दौड़ते आपका उम्र निकल जाएगा, ना उस पर कोई सोल्यूशन मिलेगा ना कुछ होगा। ठीक? तो मान लो अगर ऐसा हुआ तो आपको भैया कचहरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन दौड़ते दौड़ते आपका उम्र निकल जाएगा, ना उस पर कोई सोल्यूशन मिलेगा ना कुछ होगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जुडिशियरी सिस्टम कैसा है। अगर इस साल केस हुआ 2025 में, तो 2060 के बाद उसका आएगा रिजल्ट कि ये प्रॉपर्टी किसका असली में हो सकता है। तो तब तक आप अपना पोता का मुंह देख के आप निकलने वाले हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये इशू को आप जितना भी केयरफुल हो सकते हो जाओगे जब खरीदने जाओगे प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली केयरफुल होकर खरीदोगे। लेकिन ये जो बड़ा इशू है, कहीं अगर कांटा फंसा तो निकलने का रास्ता मुझे तो नहीं दिखता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो। दूसरा ऑप्शन था मेरा जो है, आप अगर जाते हो एफडी की तरफ। अब हम जाएंगे एफडी की तरफ। एफडी में आप जानते हैं एफडी की सबसे सेफ है, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। आराम से पैसा लेकर बैंक में डाल दो और बैंक जो है आपको मंथली या ईयरली, जैसे आप एफडी कर सकते हो, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जैसे एफडी करोगे, उसने के बाद अपना मैच्योरिटी अमाउंट करके आपको दे देगा। तो मान लो मैं अभी बैंक में 10 लाख रुपए रख दिया एफडी करके, अभी बैंक का रेट चल रहा है 7% 8% सालाना। तो अभी 10 लाख में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 8% मैक्सिमम ले लेते हैं तो 80,000 रुपया आता है एक साल का, और महीना में आएगा आपको 7,000 है ना। तो 7,000 अगर 10 लाख रुपया आप रखेंगे
तो 7,000 रुपये आपको मिलेगा महीने में एफडी के। यही रेट अगर चलता रहा तो आप 2007 10-20 साल के बाद आपको वही 7,000 बढ़ के मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये तक हो सकता है, अगर इकोनॉमी अच्छा रहा तो, बैंक का कंडीशन अच्छा रहा तो, अगर आरबीआई का रेपो रेट और बहुत सब थिंग्स अगर कॉन्फिडेंटली गुड रहा तो आपको 2-3 हज़ार रुपया और ज़्यादा मिल सकता है मैक्स टू मैक्स। तो क्या वो 10,000 रुपया आपको 60 साल के बाद आपका महीना के खर्चे में कम होगा या ज़्यादा होगा, आप सोचिए। नो डाउट कभी भी आप उतना पैसा 10,000 रुपया आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा इंडिपेंडेंटली अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए। तो एफडी का ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता सेफ है, नो डाउट, लेकिन आने वाले 10-20 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट करने में एफडी मुझे नहीं लगता कभी पॉसिबल होगा। एफडी में पैसा डाल के उसका रिटर्न से आप नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स हम दो चीज ऑप्शन के बारे में देख लिए, एक तो है लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, दूसरा चीज़ है एफडी करना। बाकी दो ऑप्शन जो है वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप देखेंगे बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो फिलहाल ये दो पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस किया, तो आप बने रहिए अगले दो ऑप्शन के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में।